हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 24 मई के प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है आईएनएस राजपूत के बारे में, जो असल में एक डिस्ट्रॉयर शिप था। खास बात इसकी ये थी कि इंडिया का पहला बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप आईएनएस राजपूत था। जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि डिकमीशन होने वाला है ये, अब इसकी सेवाएँ ख़त्म होने वाली हैं, कि इसकी खास बात जो थी कि क्या ये एक इंडियन शिप था, तो नहीं, ये असल में यूएसएसआर द्वारा दिया गया था और यूक्रेन में बनाया गया था। इस डिस्ट्रॉयर के इंडियन नेवी में आने के बाद हमने देखे इंडियन नेवी ने कई और डिस्ट्रॉयर खरीदे और बनाए भी इंडिया ने खुद। डिस्ट्रॉयर्स का काम क्या होता है कि अगर मिसाइल्स या सबमरीन्स या फिर इवन छोटे मोटे लेवल पे एयरक्राफ्ट भी अगर हैं तो उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो आईएनएस राजपूत एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था और राजपूत क्लास के जो शिप्स इंडियन नेवी में होते हैं उसका एक लीड शिप था। और ये 1980s में, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में ऐड किया गया था और इसका काम क्या था, लैंड टारगेट्स हो या फिर एंटी एयरक्राफ्ट एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रॉय करना। इसने कुछ बहुत ही एसेंशियल मिशंस में काम किया था। वो मिशंस हमें पता होने चाहिए कहाँ पर हुए थे। लाइक अगर आपको पता हो ऑपरेशन क्रोज नेस्ट कहाँ हुआ था, तो वो लक्षद्वीप में हुआ था। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में हुआ था। ऑपरेशन अमन अगेन श्रीलंका में जब पीस कीपिंग फोर्सेस इंडिया की थी तब उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। और ऑपरेशन कैक्टस, ये तो काफ़ी फेमस है ऑलरेडी, कि जब मालदीव्स में वहाँ की सरकार को होस्टेज बनाने की कोशिश की जा रही थी, तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी, तो इंडिया ने जो हेल्प भेजी थी तो वो ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू गई थी, जहाँ ये आईएनएस राजपूत गया था। तो ये चारों ऑपरेशंस कहाँ कहाँ हुए थे ये आपको पता होना चाहिए। अगर चार ऑप्शन में आया कि विच वॉज इन इंडिया, तो ऑपरेशन क्रोज नेस्ट वॉज इन लक्षद्वीप। बस इतना पता रहे काफ़ी है, क्योंकि प्रीलिम्स की डेट आगे खिसक चुकी है, कुछ टाइम हमारे पास बच रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा एक कोर्स लॉन्च होने वाला है विच इज़ अबाउट मेंस। कई चीज़ें होती हैं जहां हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम सब्जेक्ट वाइज मेंस के लिए थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन करें, बिकॉज वी हैव टाइम। और इवन फॉर नेक्स्ट ईयर अगर आप अगले साल अटेम्प्ट देने वाले हैं तो और ज़्यादा आपके लिए वैलिड है कोर्स, क्योंकि आप इसके थ्रू पूरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं जो हमारे मेंस प्रोग्राम के हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, कंप्लीट एनालिसिस होगा टॉपिक्स का। उसके अलावा आपको जितनी भी आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, ऐसे राइटिंग सेशंस होते हैं, वो सारे आपके लिए अब प्रोवाइड किए जाएंगे। और प्रॉपर स्टडी मटेरियल विद अ प्रॉपर शेड्यूल, ताकि वो आपके लिए टाइम पर चीज़ें ख़त्म हो सकें और एक सही तरीके से आप अपनी रिदम में आ सके। अक्सर होता है ऐसा कि हम काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं दे पाते आंसर राइटिंग पे, जिससे हमारी रिदम टूट जाती है। सो वी टू गेट बैक टू द रिदम, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। और क्योंकि प्रीलिम्स अगर एक्सटेंड होता है तो सीधी सी बात है, प्रीलिम्स पास करने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता, वी हैव टू पास द मेंस, और वहाँ पे हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कम हो जाती है। जब भी प्रीलिम्स डिले होता है, प्रीलिम्स मेंस का टाइम घट जाता है और हमारे पास बहुत कम टाइम होता है बाद में प्रिपेयर करने। तो अभी जो टाइम है उसमें कुछ आज हम यूटिलाइज करें, बेटर है हमारे लिए। और ये कोर्स 24 मई से स्टार्ट होने वाला है। और इवन फॉर नेक्स्ट ईयर आपको फुल इसमें लेंथ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। फुल सारे सब्जेक्ट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट टू पॉलिटी सब कवर कराए जाएंगे। सो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर 2021 एंड फॉर 2022। सो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ग्वाटेनामो बे के डिटेंशन कैंप के बारे में जो न्यूज़ आई है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो अब शायद ये डिटेंशन कैंप है उसको बंद कर देंगे। तो ग्वाटेनामो बे असल में है क्या? तो ये सीधी भाषा में बोलूँ तो अमेरिका का काला पानी है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने जब 2002 में, मतलब यूएस पे जब अटैक हुआ था वो टेररिस्ट वाला 9/11 का, उसके बाद इन्होंने एक यहाँ पे वॉर ऑन टेरर छिड़ दी थी, इराक अफगानिस्तान जगह जगह पे वहाँ पे। और जो इन लोगों में शक होता था उनको उठा के एक जेल में भेजते थे, विच इज़ वाज इन ग्वाटेनामो बे, जो कि क्यूबा में है। अमेरिका से थोड़ा बाहर ये द्वीप है यहाँ पर। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे। यहाँ भेजा जाता था ताकि उनको वहाँ डाल दिया बिना ट्रायल के, शक के पे उठा के डाल दिया और फिर उनको टॉर्चर किया जाता था, 3rd डिग्री टॉर्चर। अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं तो आपको और अच्छे से पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, ये बहुत बुरी तरह टॉर्चर लोगों को किया जाता था। और इसे गीमो भी कहते थे, क्योंकि ये ग्वाटेनामो बे जो क्यूबा के वहाँ के कोस्ट पर है। तो क्यूबा अमेरिका का दुश्मन, लेकिन अमेरिका तो उनके ही आइलैंड पे एक इन्होंने अपनी जेल बनाई हुई थी। तो याद रखिए, कन्फ्यूजन ना हो आपको, हालांकि फेमस है ये, पर फिर भी पता होना चाहिए किस कोस्ट पर है। यूएस के कोस्ट पर नहीं बल्कि क्यूबा की कोस्ट पर है। वो डिटेंशन कैंप है यूएसए का। तो 2021 में अभी तक 780 लोगों को जो डिटेन किया था उनमें से 731 को ट्रांसफ़र कर दिया गया और 9 लोग तो कस्टडी में मर चुके हैं। तो इसमें इनडेफिनिट डिटेंशन होता था सालों साल तक। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला था कि ये एक मेजर ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स है। ऑब्वियसली मानव अधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन था ये। तो क्यूबा का ये लोकेशन है, कैरेबियन सी है, और यहाँ आपका ग्वाटेनामो बे पे नेवल बेस है यूएसए का। और यहीं इनका जहाँ नेवल बेस है वहाँ इन्होंने अपना डिटेंशन कैंप या एक बड़ी प्रख्यात सी जेल बनाई हुई है, जो उनका काला पानी सॉर्ट ऑफ चीज़ है। काला पानी इंडिया का कहाँ था ये पता है ना आपको? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। कई लोगों को वहाँ जेल में रखा गया था।
कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, एक दो तो आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं वो। तो ये उसकी लोकेशन है, क्यूबा में गुआंटानामो बे की डिटेंशन सेंटर की। अगला आर्टिकल है दीप कोविंद के बारे में। दीप कोविंद असल में DRDO ने एक देसी एक टूल किट बनाया है, एक किट डेवलप किया है जिससे एंटीबॉडी डिटेक्ट होती है, जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि भाई कोविड-19 हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी को है या नहीं है। तो ये किसने डेवलप किया है? तो DRDO की ही लैब है एक। DRDO की लैब का नाम है डिफेंस फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस। खास बात इसकी ये है कि ये बोथ न्यूक्लियोकैप्सिड और स्पाइक दोनों को चेक करता है और 1.5 साल तक चल सकता है ये, और इसको ICMR की अप्रूवल भी मिल चुकी है। अब खास बात, मैंने बोला कि एंटीबॉडी चेक करता है, तो एंटीबॉडी क्या होती है और एंटीजन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। एंटीजन टेस्ट के बारे में भी कुछ टाइम पहले बहुत न्यूज़ रही थी। तो जब भी हमारी बॉडी को लगता है कि कोई बाहर से कुछ आक्रमण हुआ है, कोई आउटसाइड मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, तो हमारे शरीर खुद उससे लड़ने के लिए कुछ प्रोटीन्स निकालता है, कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ निकालता है जो उनसे लड़ सके, टू फॉरेन सब्सटेंस से लड़ने के लिए। वो जो चीज़ें निकलती हैं दोज आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़, और जो फॉरेन सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं एंटीजन, राइट। तो एंटीबॉडीज़ एंटीजन्स को पहचानेंगे, उन पर अटैक करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी जब कोरोना किसी को होता है तो जो दवाइयाँ दी जाती हैं स्टेरॉइड्स, वो हमारी एंटीबॉडीज़ को और कम करती हैं, तो इससे हम ससेप्टेबल होते हैं बाकी बीमारियों को लेकर। इसीलिए हम देखते हैं वाइट फंगस या जो ब्लैक फंगस है उसका अटैक हमारी बॉडी पे बढ़ जाता है, जो आमतौर पे हमें इम्पैक्ट नहीं करते। वो क्यों होता है? इन्हीं एंटीबॉडीज़ की कमी की वजह से। इसको जानबूझ के कम किया जाता है। अगर आप और डिटेल में पढ़ें तो कुछ की टर्म्स हैं, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है और कैसे कोविड असल में आता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर्स कवर किए हुए हैं। कोविड कैसे होता है और क्या इसका बेसिक डिफरेंस है बाकी बीमारियों की तुलना में। कि भाई एक नॉर्मली जैसे एड्स जब किसी को होती है, या किसी को कोविड हो रहा है, या किसी को नॉर्मल लेट्स से सर्दी खांसी या बुखार हो रहा है, तो तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, बैक्टीरियल और एक वायरल इन्फेक्शन में क्या फ़र्क होता है, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट न्यूयॉर्क्स वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम। असल में न्यूयॉर्क में जो वहाँ के गवर्नर है उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है कि भाई अगर आप वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं और आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आपको एक फ्री लॉटरी की टिकट दी जाएगी। अगर आप जो सरकार द्वारा चलाए गए 10 जो संस्थान है वहाँ जाके वैक्सीनेशन लेते हैं तो एक फ्री लॉटरी देंगे। अगर आप जीते तो भाई आप मालामाल हो जाएंगे। 5 बिलियन की ये लॉटरी है ताकि लोग प्रोत्साहित हों आके वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी ऑप्शन में आ गया तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई सरकार क्यों लॉटरी टिकट बेचने लग गई। तो इंडिया में तो लॉटरी बैन है असल में, पर US में अलाउड है। और नॉर्मली ये $20 की लॉटरी टिकट हुआ करती थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है उन लोगों को जो 18 साल से ऊपर के हैं और आके लॉटरी टिकट ले सकते हैं। तो जस्ट ये एक प्रोग्राम है विच इज़ न्यूयॉर्क का वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम। और कई लोगों का ऐसा डाउट था कि PDFs जो हैं, जो कंटेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली IAS नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस लोगो के साथ आपको मिलेगा अगर आप सर्च करते हैं तो। और इस चैनल पे आपको सारा जो भी कंटेंट चाहिए, PDFs चाहिए, वो सारी वहाँ अवेलेबल है, विच इज़ अगेन आई विल रिपीट ओनली IAS नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एक फॉरेस्ट डिजीज़ जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा था, कोविड के टाइम पर ही ये भी आया था, KFD यानी कैशनूर फॉरेस्ट डिजीज़। ये काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी क्योंकि बढ़ते हुए देखा गया था इसको। तो क्या है कैशनूर फॉरेस्ट डिजीज़ KFD? असल में ये एक डिजीज़ है जो स्पेसिफिकली इंडिया के वेस्टर्न घाट्स और कर्नाटक के कैशनूर फॉरेस्ट में होती है। तो कैशनूर फॉरेस्ट डिजीज़ वो डिजीज़ है जो कैशनूर फॉरेस्ट से बनकर आई है और काफ़ी ज़्यादा फैलती है। कई लोगों की मौत भी होती है, 500-600 लोग इसमें इन्फेक्ट हो जाते हैं। और इसको लेकर ICMR ने एक नया एनालाइज़र बनाया है, एक नया किट तैयार किया है ताकि वो ढंग से प्रोसेस कर सके और डायग्नोस कर सके बच्चा ये बीमारी हो रही है या नहीं हो रही, क्या है ये बीमारी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मंकी फीवर, क्योंकि ये बंदरों से इंसान में फैलता है। किसी मरे हुए बंदर से या किसी इन्फेक्टेड बंदर के काटने से किसी व्यक्ति को ये हो सकता है। तो ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं है, मोस्टली वेस्टर्न घाट के कुछ रीजन में ही बीमारी पाई जाती है, पर काफ़ी खतरनाक क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। इसकी वैक्सीन हालांकि है। तो ये खास बात ये है कि ये जो नया किट बनाया गया, पहले ये देख लेते हैं। ये किट ICMR ने डेवलप किया है। ICMR की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उन्होंने इसे डेवलप किया है। ये एक एनालाइज़र है जो प्रोसेस करेगा कि भाई क्या है ब्लड सैंपल्स को और बताएगा आपको कि ये डिजीज़ है भी या नहीं। तो इसको लेके फ़ायदा ये से कि जल्दी डायग्नोसिस हो सकेगा ताकि पेशेंट को मैनेज किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। तो ख़ास बात ये डिजीज़ कहाँ से फैली है, इट इज़ क्यों कैशनूर फॉरेस्ट डिजीज़ कहा जाता है इसे कैशनूर फॉरेस्ट डिजीज़ वायरस पूरा इसका नाम है, जो कि इंसानों और बंदरों को इम्पेक्ट करता है। और 1957 से स्टार्ट हो चुका है ये, और वेस्टर्न घाट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या रही है ये, क्योंकि मंकी बर्ड्स और रोडेंट्स से थ्रू फैलता है। तो पर तभी फैलता है जब आपको कोई काट ले या आप किसी जानवर के संपर्क में आ जाए जो कि ऑलरेडी या तो डेड है
या बीमार है। तो इसलिए लिमिटेड है पर काफ़ी खतरनाक है, इसका ऐसा इलाज नहीं है। और इसकी वैक्सीन हालांकि है। अगेन, वैक्सीन होना और इलाज होना डिफरेंट थिंग्स। जैसे कोविड की वैक्सीन है, लेकिन कोविड होने के बाद उसका इलाज तो संभव थोड़ा मुश्किल है। तो उसी प्रकार से वैक्सीन मतलब होता है प्रिवेंशन। तो उस इलाके के लोगों को पहले ही वैक्सीनेट किया जाता है इससे बचाने के लिए, यानी मंकी फीवर से। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए व्हाट इज़ मंकी फीवर, तो कैस्नोर फॉरेस्ट डिजीज़ का नाम आप ले सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ मंकी फीवर, राइट। और इसके लिए जो सेरोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है उसका नाम है एलिसा, विच इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो अब्जॉर्बेंट सेरोलॉजिक एजे, राइट। ये पूरा नाम आपको पता हो ना हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्टिंग किस चीज़ से की जाती है। एलिसा जैसे एड्स की टेस्टिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, डायग्नोस्टिक टूल, क्या आपको याद है? तो कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो चीज़ें ज़रूर आप कोशिश करिए कि आपको याद रहे कि एफडी क्या है, क्या ये इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, अभी तक तो नहीं, और कहाँ किस रीजन में ये ज़्यादा फैलता है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप फंसे ना, राइट। ये इसका स्ट्रक्चर है कि पहले एक जानवर को होगा, फिर कैसे दूसरे रोडेंट या बंदरों को हो जाता है, उनसे फिर इंसानों तक फैल जाता है। आगे खबर एक ऐप के बारे में जो लॉन्च की है मॉनिटरिंग करने के लिए मनरेगा के मजदूरों को और मनरेगा के प्रोसेसेस को। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप किया है और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप डेवलप किया है, जिसके थ्रू जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग अटेंडेंट्स में हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उन पे जो ओवरलुक करते हैं सुपरवाइजर्स हैं, वो भी जो जब सुपरवाइजिंग करने आएंगे, जो वहाँ काम करेंगे, तो उसकी एक जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स इस ऐप पे अपडेट हो जाएगी, जिससे पता लग सके अच्छा कब इंस्पेक्शन हुई थी, कब लोग काम कर रहे हैं और उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, क्या कितना काम हुआ, कितना काम होना बाकी है। तो इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो मैनेज कर पाएगा और लोग भी समझ पाएंगे अच्छा कहाँ पे कितना काम हो रहा है। तो इससे इंस्पेक्शन रिकॉर्ड रहेगी, बेटर फाइंडिंग्स हो पाएंगी, हमें पता लगेगा कितनी प्रोग्रेस हो रही है, राइट। अब थोड़ी सी जानकारी मनरेगा है क्या। तो ये एक एक्ट है जो 2005 में पास कराया गया था और एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसके अंतर्गत कहाँ के लोगों को मिलते हैं रोज़गार, रूरल हाउस होल्ड के हर फैमिली से एक एडल्ट को कितने दिन का रोज़गार मिलता है, 100 दिन का रोज़गार गारंटीड है। और ये डिमांड पर मिलता है, ये नहीं कि सरकार को काम है तो आपको 100 दिन का रोज़गार देगी, नहीं, वो आपकी डिमांड है, आपको काम चाहिए तो मिलेगा, पर काम कैसा होना चाहिए, मैनुअल लेबर मिलेगा आपको करने के लिए। ये इम्प्लीमेंट करती है जो बॉडी, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट्स, जो मॉनिटर करते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रही है स्कीम या नहीं। तो अगेन खास बात यह है कि ग्राम पंचायत को 15 दिन के अंदर ही जो एप्लीकेशन आई उसको काम देना होगा। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट रह गया उसके बाद भी तो उसको एक बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है और पेमेंट ऑफ वेजेस 15 दिन के अंदर काम खत्म के हो जानी चाहिए, नहीं तो 0.05% पर डे वेजेस जो है उनका वो डिले कंपनसेशन उनको मिलता है। ये इंडिया के जो रूरल सेक्टर है उसके लिए सबसे बड़ी स्कीम में से गिना जाता है ऑब्वियसली। तो ये हो गई इसकी बात। और अभी हमने बात क्या करी थी, एक मैपिंग ऐप की बात थी जो इसके अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट मूव टू फरजाद बी गैस फील्ड। काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है ये गैस फील्ड, क्योंकि इसको इंडियन जो कंसोर्टियम था ऑयल कंपनीज़ का, ONGC जैसे और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने पर्शियन गल्फ में इसको ढूंढा था इस गैस फील्ड को कि भाई इसके अंदर गैस है। और ONGC पार्ट थी जिसके तहत इस गैस फील्ड को डेवलप किया जाना था ईरान के साथ, ईरान के एरिया में आता है ये। और लेकिन हाल में ईरान ने ये जो गैस फील्ड है वो पेट्रोपार्स को सौंप दी, जो उसकी डोमेस्टिक गैस कंपनी है। तो इसका मतलब कि भाई एक ऑफशोर नेचुरल गैस का जो फील्ड था पर्शियन गल्फ पे, जो स्ट्रैटेजिकली और इवन फॉर हमारी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमारे हाथ से चला गया। क्यों? क्योंकि भाई एक तो ईरान के अंदर आता है तो उनका अधिकार है, लेकिन इंडियन कंपनीज ने इसमें ढूंढने में मदद की थी, जो 2008 में ONGC विदेश, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया इसमें पार्ट थे कंसोर्टियम में। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई इतने टाइम से बातें चल रही हैं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। सैंक्शंस की वजह से फंडिंग नहीं हो पाती, जो प्रोसेसिंग है वो ठीक से नहीं हो पाती। और जो ये फील्ड था जहाँ अराउंड 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रिजर्व्स थे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी वहाँ पर क्योंकि US सैंक्शंस थे पहले, फिर वहाँ पर जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था उनके बीच में 2015 में, तो सबको लगा था कि चलो भाई अब तो इन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन साइन कर दिया है और एक एग्रीमेंट पहुंच चुका है, तो इंडिया यहाँ पर फिर काम दोबारा स्टार्ट करने वाला था और $5 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट उस गैस फील्ड पे होने वाली थी। लेकिन दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप ने वापस खींच लिया अपने पैर और उसके बाद हम देख रहे हैं कि दोबारा इंडिया उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। कमिटमेंट जो करी थी वो उतना तेज़ी से कर नहीं पाया फुलफिल, तो इसलिए अब उन्होंने सोचा कि भाई हम अपना गैस फील्ड किसी और को सौंप देते हैं। तो इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में एक फरजाद गैस फील्ड जो कि इंडिया के हाथ लगने वाली थी या फिर इंडियन कंपनीज इसमें काम करने वाली थी, वो इंडियन कंपनीज के हाथ से निकल गया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पर्शियन गल्फ कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। ये है पर्शियन गल्फ, कंफ्यूज इसके साथ नहीं होना है।
इस लोकेशन को क्या कहते हैं बताइए? स्वेज कनाल कहाँ पर है? क्या पर्शियन गल्फ में स्वेज कनाल है या नहीं है? पर्शियन गल्फ में स्वेज कनाल कौन सी कंट्री स्वेज कनाल के आसपास हैं? ये पर्शियन गल्फ के आसपास हैं, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और हमने पहले डिस्कस किया है आई थिंक इजराइल के केस में, जो हमने बात करी थी कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे लोकेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूज़ जो है सुंदरलाल बहुगुणा के निधन की, जो एक फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट और गांधीयन व्यक्ति थे, जो 94 ईयर्स की एज में कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन उनकी मृत्यु हो गई। और बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, क्योंकि जो चिपको मूवमेंट थी उनके एक लीडर्स में से एक थे। इसके अलावा इन्होंने इसके बाद, अब अगर क्वेश्चन इस पर बनता है तो ऐसे बनता है क्या इन्होंने हम सबको पता है कि चिपको मूवमेंट में एक बड़ा रोल था इनका, पर क्या इन्होंने एंटी लीकर कैंपेन चलाई थी? क्या इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ कैंपेन चलाई थी? तो आप सोच सकते हैं कि एनवायरमेंटलिस्ट शायद वो कार्य ना करे, पर ये सब कार्य भी इन्होंने किए हैं और इन्हीं के लिए इनको बाद में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो बात थी सुंदरलाल बहुगुणा जी की, इनकी जो मूवमेंट थी वो क्या थी? ये असल में उत्तराखंड के चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, अब उत्तराखंड के अंदर आता, सॉरी पहले यूपी के अंदर था। 1973 में यहाँ पे एक एजिटेशन शुरू हुआ जहाँ लोग पेड़ों को गले लगा लेते थे पर कटने नहीं देते थे, चिपक जाते थे एक तरह से। तो वो काफ़ी इंटरनेशनली भी फेमस हुआ है और इसमें एक ऐसी इन्वायरमेंटल मूवमेंट थी जहाँ महिलाएं काफ़ी तेज़ी से आगे आई, काफ़ी बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया इसमें। और फॉरेस्ट राइट और एक्टिविज़म और कैसी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए इकोलॉजी और रिसोर्सेज के बारे में, उसको लेकर एक बहुत बड़ा इसने सेटअप तैयार किया। उससे पहले इंडिया में इन्वायरमेंटल मूवमेंट इस तरह की नहीं हुई थी। ये पहला ऐसा चिपको मूवमेंट, पहला ऐसा एनवायरमेंटल मूवमेंट था जो कि मीडिया में भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। अर्बन शहरों में भी अवेयरनेस आई कि भाई क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं एनवायरमेंटल अगर हम चीज़ों को कंट्रोल ना करें तो इसके बाद हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कवरेज मिलने लग गई और मीडिया और जो न्यू एनवायरमेंटलिस्ट की एक पूरी फौज है वो तैयार हुई। तो न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट, ओल्ड एनवायरमेंटल मूवमेंट, ये आप पढ़ेंगे आगे। पर ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि भाई क्या ये बातें थी। तो इन्हें वो पेड़ जो गिर रहे थे उनको इन्हें रोकने के लिए ये स्टार्ट किया था। तो कुछ और जो मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट है वो ज़रा आप देख लीजिए। जैसे बिश्नोई मूवमेंट बहुत पुरानी मूवमेंट है और ये अमृता देवी ने स्टार्ट करी थी। फिर चिपको मूवमेंट है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो कि केरला के कांतीपुरा रिवर के ऊपर हो रहा था। फिर जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी दाम आंदोलन जो ऑब्वियसली चिपको जिसका पार्ट है, ये भी उसका ये हिस्सा था इसमें भी, जो कि भगीरथी और भील गंगा रिवर्स के ऊपर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। आगे बात करते हैं क्या आपको रिवीजन कितना तैयार रहा है, कितने आपने सही इसमें क्वेश्चंस करे। INS राजपूत जो है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। कैनसर फॉरेस्ट डिजीज़ KFD एक वायरस है जो कि मेंटेन किया जाता है हार्ट टिक्स, मंकीज, रोडेंट्स और बर्ड्स में। सुंदरलाल बहुगुणा वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ चिपको एंड फरजाद B गैस फील्ड इज इन अफगानिस्तान। Guantanamo Bay डिटेंशन कैंप इज इन US। मिलिट्री प्रेजन एट द कोस्ट ऑफ Guantanamo Bay इन क्यूबा। तो बताइए कितने सही हैं इसमें से कितने गलत हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आई होप आपने सारे सही किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।